Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the method of preparation and some in-text questions of haloalkanes and haloarenes. Now, our next topic is nature of carbon halogen bond (CX bond. जैसे कि आप जानते हो हेलोजन जो होते हैं वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हेलोजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ को खींच लेगा, तो यानी ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होता है। यानी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हेलोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, पोलर होता है। और पोलर होने की वजह से क्या होता है, ये इजीली टूट भी सकता है क्योंकि पोलर बॉन्ड वीक हो जाते हैं थोड़े। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। जब प्योर स्टेट में क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। दूसरा, जो ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स होते हैं वो जब एक्सपोजर टू सनलाइट होते हैं, यानी जब ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो उनमें क्या होता है, कुछ कलर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में मेनली इनका क्या पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है कि सीक्वेंस क्या होता है। और क्योंकि ये कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होता है, हमने भी ऊपर पढ़ा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोलर नेचर की वजह से क्या होता है, दे हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देन दी पेरेंट हाइड्रोकार्बन। यानी जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, जिस हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं उससे, क्योंकि ये पोलर नेचर के हैं तो उससे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी होगा, और उसी की वजह से क्या होगा, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होंगे। या अगर हम बात करें पेरेंट हाइड्रोकार्बन ले या सिमिलर मोलर मास का, कंपेरेबल मोलर मास, कंपेयर मोलर मास का कोई अनदर हाइड्रोकार्बन अगर हम लेते हैं तो प्योर हाइड्रोकार्बन और जो एल्किल हैलाइड्स है, उनके एल्किल हैलाइड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन या सिमिलर मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें पोलर नेचर की वजह से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज। जैसे जैसे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोलर मास इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा तो इंटरेक्शन में क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। इसलिए क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। यानी जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। दूसरा, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेंगे, किसके मोलर मास पर डिपेंड करेंगे, हेलोजन्स के। यानी जैसे जैसे हेलोजन का मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होंगे, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं या एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। और अगर क्या हो रहा है कि अगर हेलोजन का मोलर मास बढ़ रहा है तो भी क्या होगा, सेम एल्किल ग्रुप के लिए अगर हेलोजन का साइज भी बढ़ रहा है तो भी क्या होगा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे। रीजन, इन हेलोजन क्या होता है, डाउन द ग्रुप मोलर मास इंक्रीज होता है विच कोज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अगर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड है, यानी एक ही मोलर मास के एल्काइल हैलाइड हैं अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर की, तो जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ब्रांचिंग। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घट जाएंगे। यानी ब्रांचिंग क्या होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती है। इसका रीज़न आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जैसे जैसे क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ती है, सरफेस एरिया घट जाता है, और सरफेस एरिया घटने की वजह से क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो विद इंक्रीज ऑफ साइज क्या होंगे, विद इंक्रीज ऑफ चेन क्या होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करते हैं तो जो ब्रोमो, आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवियर देन वाटर होते हैं। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ाएंगे या साइज ऑफ हेलोजन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सोल्युबिलिटी की। ये हालांकि पोलर नेचर होने के बावजूद, तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो अपनी पोलर नेचर के होते हुए भी क्या होते हैं, वो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं। यानी इन स्पाइट ऑफ देयर पोलर नेचर दे आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, या कह सकते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कोई भी जब सब्सटेंस अगर कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या होता है, उसके जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, वाटर के जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करना पड़ता है, तभी वो क्या होता है,
उस पानी में सोल्यूबल होता है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स के डिसोल्यूशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इनफ नहीं होती है वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, इसलिए क्या होते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब ये पोलर तो है लेकिन इनकी जो पोलर नेचर है वो कम है, और जब ये पानी में डिजोल्व होते हैं तो इनके डिसोल्यूशन से कम एनर्जी निकलती है जो कि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाती, इसलिए क्या होते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एनर्जी, इज नॉट इनफ टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स, सो these are readily soluble, so these are insoluble in water and these are readily soluble in organic compounds. Next, in text question 10.6, arrange each set of the compounds in order to increasing boiling points. जैसे फर्स्ट है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, डाइब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। अगर हम इनमें तीनों में देखते हैं ब्रोमोफोम, डाइब्रोमो इथेन एंड ब्रोमोइथेन, तो सबसे ज़्यादा अगर हम इन चारों कंपाउंड्स को मोलर मास के हिसाब से अरेंज करेंगे तो जो हमारा ब्रोमोफोम है उसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें 3 Br ग्रुप हैं। फिर CH2Br2, इसमें क्या है दो ब्रोमीन ग्रुप हैं तो इसका मोलर मास थोड़ा कम होगा। फिर CH3Br, इसका मोलर मास क्या होगा और भी थोड़ा कम होगा। फिर CH3Cl, क्योंकि Cl का मोलर मास कम होता है इसका मोलर मास और भी कम होगा। तो सिंपली जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे मोलर मास भी बढ़ता है और उससे क्या होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा ब्रोमोफोम, फिर डाइब्रोमोमीथेन, फिर ब्रोमोमीथेन और फिर क्लोरोमीथेन। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 3 कंपाउंड है हमारे पास, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 मिथाइल क्लोरोइथेन। तो अगर हम देखते हैं स्ट्रेट चेन के बेस पे सबसे पहला क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन में देखते हैं। दोनों में क्या है स्ट्रेट चेन है लेकिन क्लोरोब्यूटेन का मोलर मास ज़्यादा होगा। क्लोरोब्यूटेन का अगर मोलर मास ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोब्यूटेन, फिर एन क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर 1 क्लोरोप्रोपेन और फिर अगर हम देखते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक साइड चेन है तो साइड चेन क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देती है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो 2 क्लोरोप्रोपेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर 1 क्लोरोप्रोपेन और फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। स्टूडेंट्स, in the next video we will discuss about the chemical properties of haloalkanes.